कार्रवाई अभी भी की जा रही है, उनके विरुद्ध जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। मगर कुर्की जब्ती की कार्रवाई अब क्योंकि क्लियर हुए हैं सारे डिटेल्स, तो वो चल रही, तो वो तो एक देखिए कानूनी प्रक्रिया है, उसमें समय लगता है। दूसरा, आपने कहा कि जो केसेस में और इस तरह के मामले आए हैं उसमें भी बहुत से इम्पोर्टेंट मामलों में तो हम लोगों ने चार्जशीट करके केस को ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया है। मगर जहाँ जहाँ साक्ष्य हैं या इंटरस्टेट रिलेटेड कनेक्शंस हैं उन पर ज़रूर अनुसंधान अभी चल रहा है, और उसमें हमारी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द उनको पूरा किया जाए। मगर अब उसमें बहुत सी प्रोसेसेस होती हैं, तो ये ज़रूर है कि उसमें समय लगता है, बट हमारा पूरा उस पर केंद्रित है हम लोगों का फोकस, और उन केसेस को टाइमली उसमें लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए हम लोग इसमें लगे हुए, निरंतर इसकी समीक्षा भी की जा रही है। कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द इनको भी हम लोग पूरे तय तक पहुंच जाएं और लॉजिकल कंक्लूजन तक हम उसको ले जाएं। जहां तक आपने प्रश्न किया रेमडेसिविर और फेक ऑक्सीजन सिलेंडर्स या उसके नाम पे ठगी का मामला था, उसमें बहुत से लोगों ने सरेंडर किया है कोर्ट में, और उनके आधार पर उन पर चार्जशीट की प्रक्रिया की जा रही है। अभी भी बहुत से लोग फरार हैं, जिसमें जैसा मैंने पहले बताया कि ये भी तार सिर्फ बिहार तक नहीं है, इसमें बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ तक के ये गैंग्स फैले हुए हैं। तो इन पर हम लोग अपने I4C एक हमारा मीडियम है जो भारत की गृह मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया एक सेंटर है कोऑर्डिनेशन का क्राइम के मामलों में, साइबर क्राइम के मामलों में, उनकी भी हम लोगों ने मदद ली है, और कंसर्न स्टेट पुलिस को भी रिक्वेजिशन भेजा गया है। जहाँ पर भी हमें साक्ष्य मिले हैं कि ये लोग छुपे हुए हो सकते हैं, या जहाँ पर इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, जहाँ इनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी चीज़ हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, और दूसरे राज्यों की पुलिस से भी हम लोग इसमें कोऑपरेशन करेंगे। एक बात जो आपसे मेरी बात हुई थी याद है कि आपने कहा था कि दुकानों का लाइसेंस रद्द कराएंगे, जो ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो अवैध तरीके से उगाही कर रहे थे कोरोना काल में, उनके लाइसेंस रद्द कराएंगे। क्या आपने IMA को पत्र लिखा, और पत्र लिखा तो उसका जवाब क्या आया? क्या कितनों का लाइसेंस आपने रद्द कराया? देखिए, हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल्स थे उनको तो उसी टाइम सील कर दिया था, और सील करने के बाद उसमें जो भी कानूनी प्रक्रिया थी वो की जा रही है। उसकी अद्यतन रिपोर्ट मेरे पास इस समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता, वो मैं आपको शीघ्र लेके बता भी दूंगा। और जो ऐसी दुकानें, देखिए इसमें दुकानों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये अगर आप याद करिए उस समय सारा चीज़ मोबाइल के जरिए हो रही थी, और कुरियर्स के जरिए इसको पहुंचाया जाता था। ये कोई दुकान नहीं खुली थी कि वहां पर लोग जाते थे और दुकान से खरीदते थे, ये थ्रू कुरियर हो रहा था। तो कुरियर्स में हम लोगों ने बहुत से लोगों को अरेस्ट किया है, बहुत से इंटरमीडिएटरीज का पता किया गया था, मगर उनका कोई ऐसा स्पष्ट साक्ष्य किसी केंद्र, किसी भंडार का मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कहीं से कोई बता नहीं पा रहा है कि वहाँ खेप आके रखी हुई थी। ये सारे मामले हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो हमारा इंटरनल करप्शन था कहीं कहीं सिस्टम में, उसका फायदा उठा के लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू किया। अब इसमें सरकारी, गैर सरकारी जो भी हो सकते हैं, तो उस पर जरूर अभी पूरी तरह से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उसके साक्ष्य जितने मैक्सिमम मिलने चाहिए वो नहीं मिले, मगर इस पर अनुसंधान हमारा चल रहा है। सर, मनीष कश्यप वाले मामले का आपने जिक्र किया और आपने उसको अपनी उपलब्धियों में गिनाया, लेकिन उस मामले में सर केवल मनीष कश्यप के ही कार्रवाई हुई है, जितना कि अभी तक आप लोगों की स्टेटस रिपोर्ट है। उस मामले में सच तक के जो फाउंडर थे मणि द्विवेदी, जो दूसरे मुख्य अभियुक्त थे, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नागेश सम्राट एक और आरोपी थे, उनके खिलाफ भी उस तरह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने आपको बताया कि इसमें 8 व्यक्ति अभी तक अरेस्ट हुए जी। इसमें अभी करीब 5-6 ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी शेष है। ऐसा क्यों लगता है सर, सेलेक्टिव? नहीं, बिल्कुल, मैं इस चीज को बिल्कुल डिनाई करता हूँ। सेलेक्टिव का इसमें एक प्रश्न ही नहीं है। देखिए, पुलिस पूरी तत्परता से अपराधियों के पीछे है जिसने कानून तोड़ा। आपको याद होना चाहिए कि ये एक ऐसा मामला था जिसका डिटेक्शन बहुत आसानी से संभव नहीं था। इसमें कोर्ट के भी बहुत से डायरेक्शन समय समय पे आ रहे थे। दूसरा ये था कि इसमें दोनों राज्य इन्वॉल्व थे। बहुत सी फाइंडिंग्स, बहुत से साक्ष्य उनकी तरफ से इकट्ठा हुए, बहुत से बिहार पुलिस के द्वारा इकट्ठा किए गए थे। उनके तार बहुत अन्य जगहों से भी जुड़े हुए थे, और एक इसमें कंस्पिरेसी एंगल भी था। तो ये सारी चीजें अभी उसमें ऐसा नहीं है कि इसको हमने बिल्कुल क्लोज करके खत्म कर दिया है केस। जो मुख्य लोग थे जिनकी भूमिका पूरी बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट क्लियर थी, और जो इसका प्रचार दुष्प्रचार ज्यादा कर रहे थे और जिनके नाम उस समय हमारे पास आए, उन पर तो तुरंत कार्रवाई हुई है।
अब ये अलग बात है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद इनसे जो पूछताछ हुई और जो सब्सिक्वेंट छापामारी हुई, जो और हमें साक्ष्य मिले, उसमें बहुत से और नाम आए। कुछ नामों का वेरिफिकेशन भी अभी किया जा रहा है, उन पे और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। और जैसा आपने नाम बताया एक व्यक्ति का, मणि का, तो उस पर तो अभी हम लोगों की चली रही है कार्रवाई, उसका अनुसंधान चल रहा है। साइबर क्राइम जिस तरह से पांव पसार रहा है, तो जामताड़ा का जो मॉड्यूल है बिहार के कितने जिलों में काम कर रहा है? देखिए, अब जामताड़ा मॉड्यूल के बहुत आगे बढ़ चुका है मामला। ये पुरानी कहानी अब हो गई है जामताड़ा की। और उस समय जब जामताड़ा मॉड्यूल अपने चरम पे था तो बिहार के 5 जिले से सबसे ज्यादा प्रभावित थे, जिसमें नवादा, नालंदा, शेखपुरा, पटना और गया थे। मगर आज की डेट में साइबर अपराध किसी भी सीमा या किसी भी राज्य तक सीमित नहीं है। इसमें रोज नए नए तरीके अपराधी अपनाते हैं। कहीं बैंक फ्रॉड्स के आपको रोज नए आयाम मिलेंगे, कहीं सेक्सटॉर्शन के मामलों में आप देखेंगे बाहर से भी बहुत से कॉल्स आते हैं, उनको ट्रेस किया जाता है। कहीं फेक सिम नंबर्स का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। कहीं लोगों के मोबाइल नंबर्स को उठा लिया जाता है और उनके दिया जाता है हैकिंग, क्लोनिंग। दुनिया के इसमें बहुत से आयाम है। तो अभी सिर्फ ये कहना कि बिहार में जो साइबर क्राइम है वो जामताड़ा मॉड्यूल का रेप्लिका, ये कहना गलत होगा। यहाँ पर बहुत से अपराधी ऐसे हैं जिन्होंने लोकली टेक्नोलॉजी का मिसयूज करके इसमें अपना अभी कार्य कर रहे हैं। और वर्तमान में इसकी शिकायतें आप देख रहे हैं कि हर जिले से आती हैं। जो हमारे यहाँ साइबर थाना बने हुए हैं, सब थानों में हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं, शिकायतें आ रही हैं, उनका सत्यापन हो रहा है, कहीं कहीं केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। तो इसके आयाम अलग हैं, मगर ये चीज़ें अब बिल्कुल किसी सीमा के तहत नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर सीमित नहीं की जा सकती। सर, साइबर अपराध के कई आयाम आपने बताए, तो क्या राष्ट्र विरोधी भी तत्व इसमें पाए गए हैं? देखिए, किसी भी चीज का हम लोग इनकार नहीं कर सकते, मगर जब तक उस पर प्रमाणित ना हो, जब तक हमें साक्ष्य नहीं मिले, तब तक इस पर कोई टिप्पणी करना मुश्किल होगा। सर, जागरूकता लेवल पे आप लोग क्या करते हैं विदेशी साइबर? जागरूकता में देखिए हमारा बहुत सी चीजें इसमें की जा रही हैं। इसमें पोस्टर, बैनर्स के अलावा भी सभी जिला, थाना लेवल से लेके ब्लॉक लेवल से जिला, जितने भी हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर साइबर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स लगाए जाते हैं। जो स्कूल कॉलेजेस हैं उसमें हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, जो हमारे इसमें साइबर के जो लोग एसोसिएट हैं इस ड्राइव में, उनको भेजा जाता है। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सब सरकारी विभाग में एक अपॉइंट किए गए हैं विशेष अधिकारी जो साइबर की सुरक्षा से रिलेटेड चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं। उनके साथ हमारी सारी जितने भी बिहार के ऐसे विभाग हैं उनके साथ हमारा संपर्क रहता है। उनको समय समय पे जो दिशा निर्देश भारत सरकार के हैं या आईटी डिपार्टमेंट से जो डायरेक्शंस इशू होते हैं साइबर सेफ्टी से रिलेटेड, वो बताए जाते हैं। और साथ ही साथ पटना में भी आप देखिए मीडिया, सोशल मीडिया और जितने भी हमारे टारगेटेड एरियाज हैं, जो हमारे जिसे आप कहिए जहाँ पे प्रोपेंसिटी ज़्यादा है केसेस की, वहाँ हम लोग भेज कर ड्राइव्स भी चला रहे हैं, ऑपरेशंस भी कंडक्ट कर रहे हैं और उसी के साथ साथ लोगों को अवेयर कर रहे हैं। डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है। साइबर थाने पर भी इसका एक अलग प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को अपने क्षेत्र में जो लोग हैं उनको बताया जाए कि वो किस तरह से इससे बचें, क्या क्या उनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सर, इंटेलिजेंस इनपुट जो है कि साइबर क्राइम करने वाले लोग जो हैं वो टेररिज्म को भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है और इस दिशा में क्या काम है? मैंने आपको बताया कि जब तक इसमें देखिए हम किसी भी चीज़ को अभी दरकिनार नहीं कर सकते, संभावनाएं ज़रूर हैं। जो साइबर का एक्सपेंस है वो मैंने बताया ना कि आपको लोकल एरिया, राज्य, देश के बाहर का भी है। तो इसमें इस प्रकार के खतरे की संभावना बनी रहती है। इसमें एडवाइजरीज आती रहती हैं समय समय पर, या जो भी चीज़ें कहीं किसी और जगह हुई हैं उनके बारे में भी हम लोगों को शेयर किया जाता है। मगर अभी तक ऐसी कोई विशेष चीज़ हमारे स्टेट में नोटिस में नहीं आई है। हम लोग सतर्क हैं। हम लोग ने जितने भी सरकारी विभाग हैं, हमारे जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, उनकी सिक्योरिटी और उनकी जो सर्विलांस इंटरनल सिस्टम है, इनका इंटरनल सिक्योरिटी ऑडिट है, जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड उनकी अपनी पेट्रोलिंग है, वो सब सतर्क हैं।
मगर ऐसे अभी कोई दृष्टांत यहाँ नहीं। सर आदित्य कुमार वाले मामले का जिक्र अमित भट्टोई ने किया, उस मामले के बारे में आपने जवाब नहीं दिया कि प्रमुख न्यायाधीश का चेहरा लगा करके उसकी डीपी लगा नहीं, करके उसमें तो हम लोगों ने ऑलरेडी कार्रवाई कर दी है। आदित्य कुमार के उस केस में भी हम लगता है चार्जशीट जल्दी करने वाले हैं। बाकी उसमें जो 3 या 4 अक्यूज और थे वो सब चार्जशीटेड है और ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में भी चल रहा है। सर मेरा सवाल ये था कि आप लोगों ने जब ये आप लोगों के पास शिकायत आई होगी तो आपने सूचित किया भी होगा अदालत को, हो सकता है मुख्य न्यायाधीश तक भी ये सूचना गई होगी, तो मुख्य न्यायाधीश का क्या ऑब्जर्वेशन है, अदालत का क्या ऑब्जर्वेशन है, आप कुछ बता नहीं, सकते इसमें हैं? हम लोगों को उससे कोई वो शेयर नहीं हुआ है, वो तो उनके अपने अनुश्रवण की चीज है। हमारा काम है कानूनी कार्रवाई करना, हमने इसमें कानूनी कार्रवाई करी है और आदित्य कुमार के विरुद्ध भी जल्द चार्जशीट होगी, वो प्रक्रियाधीन है उसमें, क्योंकि इसमें आप जानते हैं वो एक IPS अधिकारी है, उसमें सरकार से सैंक्शन देने की भी प्रावधान है। वो सारी प्रक्रिया में चल रहा है और शीघ्र उसमें भी चार्जशीट होगी, बाकी में चार्जशीट हो सर उस चुकी है। केस की जांच में पूर्व DGP साहब का भी नाम आया था, तो क्या उनका कोई इन्वॉल्वमेंट जांच में आया? नहीं, वो पूर्व DG तो कंप्लेनेंट है हमारे केस की, तो हमारी जांच में तो वो हमारे मतलब जिसे कहा जाए कंप्लेनेंट है, तो कंप्लेनेंट में तो अभी तक कोई साक्ष्य हमारे पास तो नहीं है। पैरवी तो उन्होंने भी की थी सर। अब वो तो बाद में वो देखिए, प्रतिवादी बने। वो तो हमारे अब कंप्लेनेंट हैं, उनके बयान के आधार पे केस हुआ, फिर इन्वेस्टिगेशन में बहुत सी चीजें आई, उसमें माननीय न्यायालय को भी हम लोगों ने स्टेटस अपडेट समय समय पर दिया है। दूसरी बात ये है कि जो अभियुक्त हैं वो भी न्यायालय की शरण में गए हुए हैं, उनके मामले हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रहे हैं। सर अभिषेक अग्रवाल का कॉल डिटेल्स निकला होगा, उसमें कितने लोग उससे कॉल डिटेल्स में थे, कुछ आइडिया? नहीं, अभिषेक अग्रवाल की जो डिटेल्स निकाले गए हैं उसमें तो देखिए बात तो किसी साहब से भी हो सकती है, किसी की बात, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप पर हमारा फोकस हो जाएगा। बात करना है, कोई अपराध नहीं है, मगर हाँ अगर उस बात से कोई अपराध की श्रेणी में उसका इन्वॉल्वमेंट हम लोग पाएंगे तभी ना उस पर जांच करेंगे, नहीं तो कॉल रिकॉर्ड में तो किसी का भी हजारों हजार कॉल होती हैं।